हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और क्वेश्चंस की। हमने जो मॉक टेस्ट की शुरुआत की थी उसमें ये हमारा 5th क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ये सीरियल में नहीं चल रहा है, इसमें पहले भी हम कई क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन हो चुके हैं इस मॉक टेस्ट की। तो आज हम 5th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे जो मेजर राइटर है, विक्टोरियन एज के बहुत फेमस ये नॉवलिस्ट है चार्ल्स डिकेंस। सबने नाम सुना होगा, नेट की तैयारी की थी तब भी चार्ल्स डिकेंस से आपने देखा होगा कि हर बार जो है पेपर में क्वेश्चन आता है इनका, यूजीसी नेट के एग्जाम में चार्ल्स डिकेंस का। तो ये राइटर हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके 4 से 5 क्वेश्चंस आपको हम बैच में करवाएंगे चार्ल्स डिकेंस के, क्योंकि ये राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से हैं और आप सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साहित्य स्टडी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसमें आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी और साथ में कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा। चलो अब क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्या है ये। हमें चार्ल्स डिकेंस के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, उनकी बायोग्राफी के बारे में हमें पता होना चाहिए, किस तरह के वर्क्स जो है वो लिखते हैं। ठीक है, critically analyze the portrayal of industrialization and class conflict in Charles Dickens' hard time। चार्ल्स डिकेंस की का एक नॉवल है हार्ड टाइम। कौन सी नॉवल है? हार्ड टाइम। इसके बारे में बताना है, इसको एनालाइज करना है कि इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको पोर्ट्रे किया गया है और इसकी जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो भी दिखाया गया है इसमें चार्ल्स डिकेंस के हार्ड टाइम में। तो सबसे पहले देखो उस टाइम पे जो सोशल कंडीशन है क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन है वो क्या थी। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, 19th सेंचुरी का जो लिटरेचर है वो बेस्ड है रियलिज्म पे। 19th सेंचुरी लिटरेचर इज बेस्ड ऑन रियलिज्म, और इन्होंने रियल जो कंडीशन है उसको डिपिक्ट किया है। लाइक और भी दूसरे जो विक्टोरियन एज के जो भी नॉवलिस्ट हैं, लाइक जॉर्ज एलियट है, विलियम मैकविस ठाकरे है, उसके अलावा चार्ल्स डिकेंस है, चार्ल्स डिकेंस के अलावा थॉमस हार्डी है। तो इन्होंने क्या किया है, जो भी सोशल कंडीशन थी वो एज इट इज डिपिक्ट की है अपनी नॉवल में। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ग्रो करती जा रही थी। ठीक है, वहां पे जो मजदूर लोग हैं उनका शोषण किया जा रहा था एज इट इज। ऐसा किसके साथ भी हुआ? चार्ल्स डिकेंस की अगर हम रियल लाइफ की बात करें, जब ये बहुत छोटे थे तब इनके फादर को जेल हो गई थी। किस वजह से? इनके फादर को मार्शल सी प्रिजन में रखा गया था डेप्टर्स की वजह से। इनके फादर ने कर्जा लिया था और वो कर्जा नहीं चुकाया था, जिसकी वजह से उनको जेल हो गई। और इनकी स्टेप मदर इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी चार्ल्स डिकेंस को। बहुत ही पॉवर्टी में इनका जो चाइल्डहुड है वो बीता है। इनके फादर जेल में थे। जब इनके फादर को पता चलता है कि इनकी मदर जो है वो स्टेप मदर, वो इस छोटे से बच्चे से काम करवाती है फैक्ट्री में, तब ये अपने बेटे चार्ल्स डिकेंस से मिलते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं अब रात को भी काम करना शुरू कर दूंगा जेल में, तो तुम अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखो, तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, तुम काम मत करो। तो इस तरह से वो स्कूल जाते हैं एंड एट द एज ऑफ 17 साल की एज में चार्ल्स डिकेंस जो है वो एक जर्नलिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे करके वो अपने जो वर्क्स हैं वो लिखना स्टार्ट करते हैं, और अपनी मेहनत के बलबूते पे कुछ टाइम बाद ही चार्ल्स डिकेंस बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंग्लैंड। इनकी जो नॉवल है वो इतनी ज्यादा पसंद की गई कि उनकी मिलियंस में कॉपीज बिकनी जो है वो शुरू हो गई थी, और चार्ल्स डिकेंस ऐसे करके बहुत अमीर आदमी बन गए थे उस टाइम के। ठीक है, ये है इनकी थोड़ी सी चार्ल्स डिकेंस के बारे में। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो ये क्या है। हाँ, आंसर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें थीम आपको पता होनी चाहिए, क्या है थीम है इसकी। लाइक इसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मेजर थीम है, उसके अलावा लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी भी इसमें मेजर थीम है। देन इसके अलावा यूटिलिटेरियनिज्म, ये भी एक इसमें मेजर थीम है। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? एक ऐसा बिलीफ है ये कि जब कोई भी राइट
कोर्स ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, ऐसा बिलीफ जो हम मानते हैं कि ये वाला जो बिलीफ है इसकी वजह से सबसे ज्यादा लोगों को भला हो सकता है, कोई इस तरीके का बिलीफ जो है हम रखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक टीचर होता है, मतलब मेजर, सबसे मेजर कैरेक्टर तो नहीं है वो, उनकी फैमिली के इर्द गिर्द ही पूरी स्टोरी घूमती है। थॉमस ग्रैंडरिन वो क्या मानता है कि जो फैक्ट की स्टडी है, भाई आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, इससे आपका जीवन जो है वो अच्छे से चल सकता है, इमोशंस का जिंदगी में कोई काम नहीं है। वो मानते हैं ऐसे कि सिर्फ फैक्ट के सहारे ही आपकी जो जिंदगी है वो चल सकती है, इसलिए इसकी ओपनिंग लाइन जो है वो फैक्ट फैक्ट और फैक्ट, ये 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इस तरह से इसकी ओपनिंग लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म। राइट, चलो अब चार्ल्स डिकेंस है, बोर्न इन 1812, 1870 में इनकी डेथ हो जाती है, विक्टोरियन एरा के मोस्ट प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट हैं, वाज डीपली अफेक्टेड बाय चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ पॉवर्टी। जो बैकग्राउंड का आपको पता होगा तो आप उसकी जो इंट्रो बनता है किसी राइटर का उसमें आप लिख सकते हो उसको। childhood experience of poverty and social inequality, his intimate understanding of industrial England, dark and deeply informed his works, particularly hard times। आज हमने सिर्फ यहाँ पे हार्ड टाइम्स के बारे में ही बात करनी है, दूसरे किसी भी नॉवल की हम बात नहीं करेंगे चार्ल्स डिकेंस की। 1854 में लिखी गई थी एंड stands at his most focused critique of industrialization and its human cost। उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बढ़ता ही जा रहा था डे बाय डे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था जिसकी वजह से अब होता क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तो फिर जो लेबर वर्ग है, ठीक है, लेबर वर्ग जो भी मजदूर लोग हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि मशीनें ज्यादा से ज्यादा सेटअप की जाती है, तो 100 मजदूरों का काम जो है एक एक मशीन कर देती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ गया, जिसकी जिसकी वजह से क्राइम बढ़ा। और क्राइम जितना भी है वो चार्ल्स डिकेंस ने अपने वर्क्स में, मोस्टली वर्क्स में क्राइम दिखाया है कि कैसे सोसाइटी में कौन कौन लोग, किस तरह के लोग जो करप्शन थे वो कैसे करप्ट करते थे लोगों के साथ। Dickens' Hard Time is a social critique of the dehumanizing effect of industrialization in Victorian England. Story set in Coketown. Coketown, the novel explore the theme of, देखो यहाँ पे ये थीम है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थीम है, यूटिलिटेरियनिज्म की थीम है, एंड द लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये सारी थीम आ गई है इसमें। थ्रू weaved characterization and symbolic imagery, Dickens exposed the exploitation of working class, वर्किंग क्लास को किस तरह से एक्सप्लॉइट, किस तरह से उनका शोषण किया गया है, एंड मोरल डिके ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पब्लिश्ड ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द नोवेल रिमेन्स ए टाइमलेस कमेंट्री ऑफ द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ प्रोग्रेस। एट द हार्ट ऑफ द हार्ड टाइम लाइज द पोएट्री कोकटाउन, ये स्टोरी जहां पे इसकी सेटिंग रखी गई है, ए ग्रीम इंडस्ट्रियल सिटी कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमिनिएबल रोज ऑफ हाउसेस। इंटरमिनिएबल रोज ऑफ हाउसेस का मतलब क्या है, यहाँ पे घर जो है वो लाइन में बहुत लंबे लंबे लाइनें बनी हुई है, घर की खाली जगह नहीं है बीच में, दैट इज इंटरमिनिएबल रोज ऑफ हाउसेस। पिस्टन ऑफ द स्टीम इंजन, पिस्टन ऑफ द स्टीम इंजन क्या है, ये एक तरह का एक कंपोनेंट होता है जो कि एक सिलेंडर के अंदर इसको फिट किया जाता है, और सिलेंडर के अंदर जो फिट करने के बाद इसको किसी मैकेनिकल वर्क को करने के लिए यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं पिस्टन ऑफ द स्टीम इंजन। एंड द ब्लैक नाव, द ब्लीक डिस्क्रिप्शन अंडरस्कोर्स द एनवायरमेंटल एंड इमोशनल टोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कोकटाउन सिंबलाइज होमोजेनाइजेशन एंड द मैकेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। होमोजेनाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जब हम कोई भी चीज बनाते हैं, ठीक है, वो दूसरी चीज को कॉपी करके, मतलब उसके जैसी सिमिलर चीज बना देना, दैट इज होमोनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन। जैसे आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी लगाई गई हैं जो सिमिलर चीजें बनाती हैं, लाइक चाइना वाले हर चीज को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें शूज की, तो जो मार्केट में ओरिजिनल शूज मिलते हैं उनकी जो फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, वो बेची जा रही है, बिल्कुल सिमिलर दिखती है, उसमें पता भी नहीं चलता कि फर्क कितना है। कपड़ों में भी ऐसा ही हो रहा है, तो इसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, वेयर वर्कर्स आर रिड्यूस
टू मेयर कोक्स इन ए मशीन, जहां पे वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस किया जा रहा था, ठीक है, मजदूरों को जो है वो कम किया जा रहा था और अधिकतर जो काम है वो मशीनों से ही किया जा रहा था। डिकेंस क्रिटिक ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज एम्बॉडीड द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर बाउंडरबी। ये कैरेक्टर है मिस्टर बाउंडरबी, इसका एक बेटा है मिस्टर टॉम और एक बेटी है, ठीक है, वो इसकी बेटी का नाम क्या आगे आ जाएगा, एंड स्टीफन ब्लैकपूल, नहीं वो थॉमस ग्रांट ग्रीन है। इसमें मिस्टर बाउंडर भी एक रिच आदमी है, ये एक इंडस्ट्री चलाता है और ये जो स्टीफन ब्लैकपूल है ये इसका एक वर्कर है और इसकी वाइफ जो है वो काफी मतलब ड्रंकर है, वो शराबी है, जिसकी वजह से ये डाइवोर्स चाहता है। ये इसके पास जाता है मिस्टर बाउंडरबी के पास, ये बोलता है उसको कि भाई मुझे कुछ लॉयर से मेरी बातचीत करवा दो ताकि मैं अपना जो केस है वो लड़ पाऊं और मैं डाइवोर्स चाहता हूँ। तो ये उसको ऐसे बोलता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है ये, ठीक है, ये तुम छोटे लोग हो और तुम जो लॉयर है उसकी फीस पे नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। इस तरह से वो बातचीत करता है उसे। तो यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट डिपिक्ट किया गया है। बाउंडरबी ए सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेल्फ मेड मैन एपिटमाइज कैपिटलिस्ट ग्रीड, ये कैपिटलिस्ट ग्रीड एंड हाइपोक्रेसी इसको रिप्रेजेंट करता है ये। His disdain for the working class reflect the exploitative attitude of industrialists who prioritize profit over humanity। इस तरह का कैरेक्टर है ये, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। In contrast, Stephen Blackpool, a humble meal worker, represent the dignity and the struggle of the working class. His inability to divorce his alcoholic wife, highlighting the oppressive societal norms that trap individual in suffering। ये चीज दिखाई गई है कि इसकी वाइफ जो है वो क्या है, एल्कोहलिक है और वो चाहता है कि मेरा इससे तलाक हो जाए, लेकिन वो इस ट्रैप में फंस चुका है क्योंकि उसके पास पे करने के लिए पैसे नहीं है, जान पहचान भी नहीं है कि किसी लॉयर से जाके वो बातचीत करे। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, ये इस किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक कैरेक्टर है थॉमस ग्रैंट ग्रीन। ये हमेशा क्या बोलता है कि आपको सिर्फ फैक्ट की स्टडी करनी है, फैक्ट के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। ये रिप्रेजेंट करता है यूटिलिटेरियनिज्म को। क्रिएटिंग ए स्टायर ऑपरेसिव एजुकेशनल सिस्टम, इसने सिर्फ ये एक स्कूल चलाता था, स्कूल में ये पता क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हें सिर्फ फैक्ट की स्टडी करनी है, जिंदगी में इमोशंस कभी काम नहीं आएंगी। अगर आप फैक्ट की स्टडी करना सीख गए तो समझो आप जिंदगी में बहुत अपार सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी बेटी होती है लुइसा, लुइसा और टॉम, और इस फैक्ट के चक्कर में अपनी अपनी जो बेटी है लुइसा, इसकी शादी किससे करवा देता है ये, मिस्टर बाउंडरबी से, जो कि एक अमीर आदमी है लेकिन वो बूढ़ा आदमी है, लेकिन इमोशंस उसके अंदर भी नहीं है क्योंकि तो फैक्ट्रियों में जो वर्कर्स हैं उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करता है। देन सफर द इमोशनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज यूटिलिटेरियन अपब्रिंगिंग। जो थॉमस ग्रैंट ग्रीन है, इसकी थिंकिंग क्या थी, उसकी वजह से इनको लाइफ टाइम जो है वो किस तरह से सफर करना पड़ता है। लुइसास लवलेस मैरिज, उसकी बाउंडरबी के साथ शादी हो जाती है और टॉम क्या करता है, टॉम एक बहुत बड़ी चोरी कर लेता है, इसमें बैंक लूट लेता है। तो ये फेलियर किस चीज का रीजन है, इस बिलीफ का। कौन से बिलीफ का, यूटिलिटेरियनिज्म का। द नोवेल ऑल्सो क्रिटिक द ग्रोविंग डिवाइड बिटवीन द वेल्थी एंड द वर्किंग क्लास थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सिसी जूब। ये जो सिसी जूब का कैरेक्टर है ना, ये इसमें ये नहीं मानती कि इस तरह की चीजों को कि फैक्ट के बल पे ही सारी कुछ चीजें हासिल की जा सकती है। डिकेंस एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपैशन एंड इमेजिनेशन एज एंटीडोट टू द हार्शनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सिसी's kindness and emotional intelligence contrast with the cold rationality of the Grant Green and Bounderby। इन दोनों के अपोजिट कैरेक्टर है ये, highlighting the need of the more human approach to the societal progress। अब इसके बाद इसमें किसने प्रेज किया है, जॉर्ज ऑरवेल, आर्थर एरिक ब्लेयर ने इसको प्रेज किया है। डिकेंस एबिलिटी टू ह्यूमनाइज द स्ट्रगल ऑफ द वर्किंग क्लास व्हाइल क्रिटिंग द सिस्टमेटिक इनजस्टिस, इस चीज को दिखाया है इसने, मतलब हिम्मत की है चार्ल्स डिकेंस ने रियल कंडीशन को डिपिक्ट करने की, इसलिए जॉर्ज ऑरवेल ने प्रेज किया। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, इन हार्ड टाइम डिकेंस masterfully critique the dehumanizing effect of the industrialization and the resulting class conflict through his weaved portrayal of Coketown complex character and symbolic theme. Dickens exposed the moral and
emotional toll of unchecked progress. The novel enduring the relevance lies in call of empathy, imagination and social reform. डिकेंस ने लास्ट में एक क्या लिखा है इसमें, डू द वाइज थिंग्स एंड काइंड थिंग्स टू एंड मेक द बेस्ट ऑफ अस एंड नोट द वर्स्ट। इस तरह से हम इसको कंक्लूड करेंगे। देखो, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर स्टोरी पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक किसी नॉवल पे पूछा गया है, तो उसके अंदर से आप थीम निकाल लो उसकी, और उन थीम्स को लेके उसको एक्सप्लेन कर दो। लेकिन स्टोरी आपको एक्सप्लेन नहीं करनी है, कुछ कैरेक्टर उठा लो उसमें से, कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन और। ठीक है, इसी तरीके से हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।